बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत और तहरीक अदम एतमाद से है। तहरीक अदम एतमाद का ऊँट अभी तक किसी करवट बैठने के लिए तैयार नहीं है। करवट तो क्या, वो बैठने के लिए तैयार नहीं और बेकाबू है। और ऊँट को काबू करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके नाक में सबसे पहले नकेल डाली जाती है, फिर वो एक बारीक सी रस्सी से भी ऊँट जो है, वो एक बच्चा भी उसको कंट्रोल कर सकता है और उसको अपने इशारों पे नचा सकता है। लेकिन मसला ये है कि ऊँट के जो नाक में नकेल थी वो भी निकल चुकी है और ऊँट है बेकाबू, फिर रहा है, जिस तरफ दिल करता है उसका जाता है और उसको कोशिश की जाती है। कोई इस तरफ से हाँकने की कोशिश कर रहा है, कोई राइट से, कोई लेफ़्ट से, तो राइट लेफ़्ट चल रहा है। अभी तक कोई क्या कहना चाहिए, उसकी कोई मंजिल मुतय्यन नहीं हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला ज़ेर बहस आ गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी 21 तारीख मंडे के लिए फ्री कैन को नोटिस इशू कर चुकी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, BNP मैंगल भी है, अपोजिशन और हुकूमती जमातें। और उसका बुनियादी मकसद है कि किसी भी तरीके से कशीदगी से रोका जाए और तहरीक अदम एतमाद का मामला पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया जाए। इसकी डिटेल बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा और जो ऑर्डर में तहरीर भी है वो ज़रा बड़ी मीनिंगफुल है, वो सारी बातें बताता हूँ। इस दौरान हुआ ये कि ये सारी बातें कन्वे की गई। अभी तक सिंध हाउस पे जो हमला हुआ है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, मंडे को रिपोर्ट सबमिट होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अटॉर्नी जनरल ने बता दिया, ब्रीफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और उन्होंने बताया कि ज़रा अब एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात ना की गई तो मामला फिर थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ौरी तौर पे अपने कारकुनान को हुक्म दिया कि एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज, लेकिन 27 मार्च की कॉल पे वो अभी तक कायम है और उन्होंने कहा कि 27 मार्च की कॉल के लिए तैयार रहें। अमर बिल मारूफ़ का स्लोगन दिया गया है कि अमर बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म देना, नेकी की हिदायत करना, उस तक अभी रहे हैं। व नही अनिल मुनकर तक नहीं आए क्योंकि बुराई से रोकना तो उसमें फिर आ जाता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म ये बात करे कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर जो कि बाख्तियार हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आगे डंडा भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म अमर बिल मारूफ़ तक महदूद हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब ये इत्तला आ गई है तो इसके बाद एक इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल किया, दूसरा इजलास अपोजिशन ने कॉल किया। अपोजिशन की तरफ से बिलावल भुट्टो ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और उसकी वजह यह है कि कुछ हिकमत अमली जो है गवर्नमेंट की, वो अपोजिशन को भी उसकी अभी सुनबुन लग रही है। और नंबर 1 ये कि 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना अब ज़रूरी है और वो आर्टिकल 54 है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इजलास बुलाया और उस पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने की अगर हमें इजाज़त ना मिली तो फिर हम कौमी असम्बली के हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे, कौमी असम्बली के हॉल में हम धरना देंगे और फिर देखते हैं कि OIC का इजलास कैसे होता है। ये धमकी उन्होंने दे दी। अब उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये धमकी उन्होंने दी क्यों और ये आर्टिकल 54 क्या है, आर्टिकल 95 क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ आई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आर्टिकल 95 के तहत उन्होंने कहा कि ये काम होना चाहिए तहरीक अदम एतमाद का, ये एक आइनी तकाज़ा है और आइन के तहत कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर है उसको इख्तियार किया जाए 95 के तहत। अब पहले तो ज़रा आर्टिकल 95 का आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 95 क्या कहता है। वो बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 95 वो कहता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद के लिए जो करारदाद है वो होनी चाहिए, जो पेश करनी है, वो कम से कम 20% जो है कुल नंबर्स का, 342 अरकान है टोटल, तो उसका 20% अरकान के दस्तखत उस पर होना ज़रूरी हैं। ये रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी है अपोजिशन ने। उसके बाद आर्टिकल 95 की शिक 1 जो है वो ये कहती है, शिक 2 का
शिक 2 की 1 जो है वो ये कहती है कि ये जो करारदाद है जब ये पेश कर दी जाएगी तो उस करारदाद को ये कौमी असम्बली में पेश करना ज़रूरी है। अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कौमी असम्बली में अभी तक करारदाद पेश नहीं हुई अदम एतमाद की, ये असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी गई है। ये सेक्रेटरी के पास और एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा है, अभी तक ये कौमी असम्बली के अंदर पेश नहीं हुई। ये मैं ज़ोर दे के इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है इस वक्त ये करारदाद हवा में फिर रही है, ये रिकॉर्ड पे कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे नहीं आई, क्योंकि आर्टिकल ये जो जितनी भी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में, बनी गाला में जितने भी आला तरीन जो हुकूमत को दस्तयाब हैं आइनी और कानूनी दिमाग, अटारनी जनरल बैरिस्टर अली ज़फ़र, डॉक्टर बाबर अवान, अली मोहम्मद ख़ान, फ़रोग़ नसीम, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर, ये सब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बशमूल, ये सब अभी इस करारदाद को, तहरीक अदम एतमाद को ये आइनी और कानूनी तरीके से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कुचलने मीन ये फना हो जाए और आगे जाए ही ना। इसलिए अभी तक सारी डिबेट इसी पे है कि 172 नंबर अपोजिशन के पास जब 100% गारंटी हो जाए कि अब अपोजिशन के पास 172 नंबर नहीं है, तब जाके सेशन कॉल किया जाए। उससे पहले आप हवा में खेलते रहें, ज़मीन पे बॉल आए ही ना। आर्टिकल 95, पहले आर्टिकल 54 से शुरू करते हैं जी पहले तो, क्योंकि दोनों आर्टिकल इस वक्त ज़ेर बहस हैं। आर्टिकल 54 बिलावल भुट्टो ने क्यों कहा कि, और ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब उन सब के लिए ये मुसीबत बन गई है कि ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाया ही नहीं जा रहा। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो की धमकी के बाद तो हुकूमत सोच रही है ये 21 के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाएं, हम 21 को बुलाएं ही ना, और जब OIC हो जाए तब बुलाएं। और OIC ख़त्म होनी है 24 को, क्योंकि मेहमान होंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो आर्टिकल 54 है कौमी असम्बली के इजलास बुलाने से मुताल्लिक, और ये एक तो सदर ममलिकत ने बुलाना होता है इजलास, और वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरा है जो रिक्विजिट किया जाता है, यानी कि जो रिक्विजिशन जमा करवाई है अपोजिशन ने, और उसके लिए जो इजलास बुलाया है, ये आर्टिकल 54 का सब आर्टिकल है 3। उसमें जी कौमी असम्बली की कुल रुकनीत की कम से कम 1/4 तादाद के दस्तखती मुतालबा पर कौमी असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास इस मुतालबे की वसूली से 14 दिन के अंदर ऐसे वक्त और मुकाम पर तलब करेगा जैसे वो मुनासिब ख्याल करे। वो जब स्पीकर ने असम्बली का इजलास तलब किया हो तो सिर्फ़ वही उसे बर्खास्त कर सकेगा। अब जो सदर ममलिकत इजलास बुलाते हैं उसको बर्खास्त करने का अख्तियार भी सदर ममलिकत के पास होता है। अब ये जो रिक्विजिशन के ज़रिए इजलास बुलाया जाता है, इसको बुलाने का अख्तियार भी स्पीकर के पास है, बर्खास्त करने का अख्तियार भी स्पीकर के पास है। लिहाजा हुआ ये है कि अब 14 दिन पूरे हो रहे हैं 22 तारीख को, 21 तारीख को। 21 तारीख आखिरी तारीख है कि जब कौमी असम्बली का इजलास हर हाल में बुलाना ही बुलाना है, क्योंकि रिक्विजिशन जमा हो 14 दिन हो जाएंगे 21 तारीख को पूरे, और इसीलिए आर्टिकल 54(3) जो है वो अप्लाई होता है इस पे। ये उसके बाद जब इजलास, क्योंकि अपोजिशन ने 2 तहरीकें जमा करवाई हैं, एक असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्विजिशन और दूसरी तहरीक अदम एतमाद। अब ये दोनों असम्बली सेक्रेटरीट में पड़ी हैं। अब इजलास हो जाता है, पहली बात है कि अब गुम की कैफियत है कि इजलास बुलाई ना हम, उसके लिए आर्टिकल 54 की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। और इसलिए, और ये भी हो सकता है कि स्पीकर शॉर्ट नोटिस पे इजलास बुलाएं और 21 तारीख को इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे इजलास बुलाएं और बुला के उसको फारिग कर दें और ख़त्म कर दें, और फिर वो जो तहरीक अदम एतमाद है वो फिर हवा में रहेगी, वो असम्बली सेक्रेटरीट में पड़ी रहेगी। ये बात ज़हन में रख, क्योंकि स्पीकर सब कुछ कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 95। जब इजलास हो जाएगा तो आर्टिकल 95 ये कहता है कि
हॉल में असम्बली इजलास में अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी और उसको पेश करने का इजाज़त देना वो भी स्पीकर के पास है, क्योंकि स्पीकर जब तक माइक ऑन नहीं करता किसी भी रुकन का तब तक वो जो मर्ज़ी तकरीर करता रहे वो असम्बली रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता, वो रिकॉर्ड पे चीज़ नहीं आती। ये मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ कि हम देखते रहते हैं कि जब तक माइक ऑन होगा रुकने कौमी असम्बली बोलना शुरू करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऊपर गैलरीज बनी हुई हैं, रिकॉर्डिंग रूम्स हैं और वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। और स्पीकर भी जब माइक ऑन करके जो लफ्ज़ बोलता है वो रिकॉर्ड होता है, वही असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। अगर वो भी माइक ऑफ़ करके बोलता रहे तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता, इसलिए माइक ऑन करके बोलना ज़रूरी होता है। यही काम रुकने कौमी असम्बली का है। तो अगर स्पीकर कौमी असम्बली उस दिन इजलास, पहली बात है इजलास बुलाए, इजलास बुला के उनको भी इजाज़त दे, तो वो इजाज़त, अब यहाँ ये मसला बना हुआ है कि आर्टिकल 95 के तहत कि इजलास बुला लिया जाए, इनको इजाज़त न दी जाए। जहाँ पे बिलावल भुट्टो और अपोजिशन का जो इजलास हुआ है वो इसी माहौल, इसी हालात की वजह से, इन्हीं हालात की वजह से हुआ है कि हमारी स्ट्रेटजी 21 को क्या होनी चाहिए। और इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अपोजिशन की तमाम जमातों के अरकान कौमी असम्बली को ये हुक्म दिया गया है कि वो हर सूरत में इस्लामाबाद में रहें। यही वजह है कि तमाम जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी भी हिफाजत की जा रही है, उनकी भी हाज़िरी यकीनी बनाई जा रही है। इसीलिए तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हे। अब यहाँ पे है कि जब कौमी असम्बली के इजलास में ये करारदाद पेश की जाएगी तहरीक अदम एतमाद, तब इसका टाइम शुरू होगा। जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है कि ये जो करारदाद है वो 3 दिन की मुद्दत से पहले, यानी कि जिस दिन पेश की जाएगी उससे 3 दिन ख़त्म होने के बाद और 7 दिन की मुद्दत के बाद वोट लिए जाएंगे जिस दिन मज़कूरा कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। तो ये वहाँ से टाइम स्टार्ट होगा और करारदाद को कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा, जबकि कौमी असम्बली सालाना मिज़ानिया की कैफियत नामे में पेश करदा रकूम मुतालबात, यानी कि जब बजट सेशन चल रहा है और उस वक्त जो इम्पोर्टेंट हो रहा है उस वक्त ये करारदाद पेश नहीं की जा सकती। और कौमी असम्बली की रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर कर लिया जाए तो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे पर फाइज नहीं रहेगा। ये है आर्टिकल 95 और ये आर्टिकल 54 जिसका झगड़ा चल रहा है। और इसलिए अभी तक मामला मुकम्मल तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली के पास है, हुकूमत के पास है और अपोजिशन इसलिए कल आपे से बाहर हो गई कि हम असम्बली हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे। ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी कह दिया। उसके बाद फिर ज़रा मामला शुरू हो गया जी। और जब ये झगड़ा शुरू हुआ और हुकूमत को बहुत अच्छा मौका मिला क्योंकि लूज़ बॉल थी, बिलावल भुट्टो ने लूज़ बॉल करवाई और इसलिए कि OIC का इतना बड़ा इवेंट इंटरनेशनल और उस मौके पे ये कहना कि वो कौमी असम्बली का हाल में धरना देंगे, वो इसलिए कहा कि क्यों OIC का इजलास भी कौमी असम्बली के हाल में ही होना है, पार्लियामेंट हाउस में होना है। और अगर वहाँ पे अरकान बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको कैसे वहाँ से निकाला जाएगा, तो फिर ऑपरेशन ही होगा, एहतजाज होगा। बहरहाल उन्होंने एक धमकी दे दी और उसके बाद फिर असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सब के सब मैदान में आए और सोशल मीडिया पे भी एक बहस चल पड़ी और उसमें बिलावल भुट्टो से कहा गया कि ये भारत का एजेंडा पूरा कर रहे हैं और यही भारत चाहता है और ये भी OIC को सबोटाज करना चाहते हैं। बहरहाल उसके फ़ौरन बाद फिर एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद उसमें क्लियर किया गया कि OIC को बिल्कुल सबोटाज नहीं करना, OIC के इनेकाद में किसी किस्म का कोई खलल नहीं डाला जाएगा। और बहरहाल आप देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो किस तरीके से खेलती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह हुक्म दिया है कि आर्टिकल 95 को फॉलो किया जाए। अलबत्ता इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उन्होंने कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 95 ये भी एक तरह से जो है वो मैसेज ही समझें आप। मंडे को मज़ीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी जानिब अभी तक सियासी जलसों की जो दरख्वास्तें आई हैं PDM की तरफ से और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 27 मार्च 26 मार्च के लिए, उस पर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अभी तक हमने गौर नहीं किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमने गौर नहीं किया, दूसरी जानब उन्होंने कहा कि 2000 से ज़्यादा जो हैं सिक्योरिटी एहलकार और रेंजर्स और FC के जवान होंगे। अगर तो फिर अगर के बाद इसका मतलब है कि पैरेलल दोनों तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी ना लगाई तो फिर लगता यही है कि ये तसादुम का ख़तरा मौजूद है। इसी तरीके से जो मुनहरिफ अराकीन के बारे में वो ज़रा चलें, वीडियो लंबी होती जा रही है, बाद में बताते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।